बीजेपी के पास 105 सीट अभी है और 10 इंडिपेंडेंट, मतलब 115 सीट अभी बीजेपी के पास है। इनके पास 40 है, इनके पास 40 है। ठीक है। अभी ये एक बीजेपी का 105 सीट में से 55 सीट ऐसे है, मतलब 14 और 19 का अगर आपने देखा, रिजल्ट का एनालिसिस किया, तो 55 सीट पे बीजेपी आज ये हार रही। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। जब मशीन की बात निकली है हरियाणा से, तो ये बात महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र तक बात पहुंचनी ही थी, क्योंकि अब चुनाव जो बिल्कुल सिर पर है, वो वहीं पर है। उम्मीद है 1 से 2 दिन के भीतर वहां चुनाव का ऐलान हो जाए। लेकिन फिर चिंता वही कि अगर मशीन का खेल हरियाणा में हो सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? और जब ये चर्चाएं चली, तो फिर सियासी हलकों में गर्मी बढ़ गई। संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि ये स्कैम महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। क्या महाराष्ट्र की करीब 50 ऐसी सीटें हैं जिनको चिन्हित किया गया है मशीनों के खेल के लिए? ये सवाल है, ये जवाब नहीं है, सवाल है। इसी की पड़ताल करें। और आखिर अगर मशीनों को सेट किया जाता है, तो क्या कोई मॉडस ऑपरेंडी है? कोई एक पैटर्न है, या पैटर्न स्टेट वाइज चेंज होता रहता है? और महाराष्ट्र जो मशीनों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तो उस दौर में हमने आपको बताया था कि इन मशीनों के खिलाफ जो राजीव कुमार के आयोग की मशीनें हैं, इन मशीनों के खिलाफ सबसे ज्यादा जागरूकता महाराष्ट्र में थी। वहां पर गांव लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए थे, और वो गांव लेवल के व्हाट्सएप ग्रुप ब्लॉक वाले, तहसील वाले जिले से कनेक्ट थे। और उस दौर में स्टेट लेवल पर भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही थी, जब हमारे साथ हेमंत पाटिल जी जुड़ करके ये सारी इंफॉर्मेशन। मैं पहले हेमंत पाटिल जी को आज फिर जोड़ूंगा, क्योंकि समझूंगा तैयारियां क्या हैं। अगर मशीन, कहा जा रहा है कि मशीन का स्कैम है जो लोकतंत्र को जेबी बना देता है, चुनावी प्रक्रिया को किडनैप कर लेता है, तो इस मशीन वाले स्कैम पर क्या तैयारी है? क्या इससे निपटने में सक्षम है महाराष्ट्र? अगर ये होता है तो मैं चर्चा शुरू करूं, उससे उससे पहले संजय राउत का वो स्टेटमेंट, वो छोटा सा बयान सुनवा देता हूं, जो मशीनी स्कैम पर संजय राउत ने बोला है। कंट्रोल रूम जरा सुना दीजिए। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते हैं। जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं होने। हरियाणा में जो हुआ, इस बात की तस्दीक, यानी जो कांग्रेस के आरोप हैं, उस पर संजय राउत ने भी मुहर लगाई। लेकिन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये स्कैम नहीं हो पाएगा। हेमंत पाटिल साहब, महाराष्ट्र में पहले स्कैम की बात से पहले अभी मैं कुछ पैटर्न, जिस पैटर्न की चर्चा हो रही है, जो है नागरिक समाज है, उसके बीच, एक्टिविस्ट के बीच एक पैटर्न की चर्चा हो रही है। पैटर्न ये है कि उन सीटों पर ही, ये ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर मशीनों का खेल होता है। हरियाणा में भी कहा जा रहा है 90 सीटों पर नहीं हुआ, ऐसे ही 288 पे महाराष्ट्र में नहीं होगा। कुछ ऐसी सीटें जिनके बारे में ये चर्चा होने लगती है कि बीजेपी यहाँ पर बड़ा एक्टिवली काम कर रही है। तो जब ये एक्टिवली काम करने की बात आती है, तो एक नैरेटिव जाता है कि अच्छा यहाँ तो जीत सकती है, और जब वहां क्लीन स्वीप कर देती है, तो फिर कहने के लिए आपके पास, तर्क करने के लिए जो है कम बचता है आपकी जेब में, आपके पॉकेट में कम तर्क बचते हैं। ऐसे ही अब महाराष्ट्र में जो जिन पिछड़ी जातियों में, जिन जातियों को पिछड़े में, ओबीसी में जोड़ने की बात आई है, वो लिस्ट में देख रहा था। उस बारे में मुझको कोई इन्फॉर्म भी किया कि ये जो दी गई है, जो जातियां जोड़ी गई हैं ओबीसी की लिस्ट में, ये जातियां करीब 30 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की 288 में, 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये निर्णायक भूमिका अदा करती है। ये 30 सीटों पर फैसला सुना सकती हैं जाति। तो 30 सीट ये,
और 20 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर इसका असर होगा, और दलित पॉलिटिक्स जहां पर बीजेपी माइन्यूटली कुछ वहां पर काम कर रही है, उसका असर होगा। यानी 30, 20, 50। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या 50 सीटें 288 में बीजेपी टारगेट कर सकती है, या मशीन के खेल के लिए ये 50 सीटें सॉफ्ट टारगेट हो सकती हैं क्या, पाटिल साहब? बेसिकली क्या है कि आप जो कह रहे हो वो उनका वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ईवीएम या कोई भी गड़बड़ी जो इलेक्शन कमीशन करते हैं वो स्ट्रैटेजिकली करते हैं। अभी आप जो कह रहे हो कि 19 जाति अंदर ले लिया या और उनको वही 15 लाख का मतलब 15 लाख की बढ़त मतलब 15 लाख वो 8 लाख की ये थी मतलब लिमिट थी ओबीसी के लिए, तो वो 15 लाख की कर दी गई मतलब डबल कर दी गई ऑलमोस्ट। 15 लाख के अंदर जिसका इनकम है वो लड़के को एजुकेशन और सब ये मिल सकता है मतलब फ्री में मिल सकता है या 50% वॉट एवर जो भी है। तो ये भी कर दिया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अभी इनका क्या है, ईवीएम का क्या है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि ईवीएम हमको सपोज मान लो कि अभी एक इस पे 300 बूथ है, ठीक है, तो हमको 300 बूथ पे वो झोल करना ही नहीं है। आप समझ लो, बेसिक उसका समझ लो, स्ट्रैटेजिकली समझ लो। 300 बूथ में 3 कैंडिडेट ऐसे जो विन हो सकते हैं, ठीक है, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक अपक्ष है, ऐसे हम ये करेंगे। तो उसमें से क्या होता है कि 50 गांव कांग्रेस के लिए फॉर होता है, ठीक है, 50 गांव बीजेपी के लिए फॉर होता है, 50 गांव बूथ अपक्ष के लिए फॉर होते हैं। और बाकी के सबज मान लो कि हम लोग बाकी के ऐसे ये करते हैं कि बाकी को क्या बोलते हैं, यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, वो लास्ट पॉइंट पे तय करेंगे, ऐसे हम सब बात करेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, अगर मुझे चुन के आना है और मैं कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ, तो कांग्रेस के 50 बूथ पे ही मुझे करना है ना। हाँ, हेरा फेरी 300 में नहीं करना है। ये एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलता हूँ कि अब मुझे क्या करना है कि कोई थर्ड पार्टी उम्मीदवार खड़ा करना है, ठीक है, जैसे कि वंचित को खड़ा कर दिया था 2019 में, और वंचित को खड़ा करके कांग्रेस के वोट्स वंचित के पास चले गए। पडळकर करके सांगली में जो खड़ा था उसको 3 लाख वोट मिले वंचित को, जहां तक वहां पे उसको 30,000 के भी ये नहीं है। मतलब नेक्स्ट 6 महीने में वो इलेक्शन हो गया वहां पे विधानसभा के, तो उसमें से सबको मिलके मतलब 6 विधानसभा मिलके एक लोकसभा होती है ना, तो 6 विधानसभा में उसको 30,000 भी वोट नहीं मिले। सबके वोट्स ये किए तो मतलब इक्वल होते 5,000, 4,000, 6,000 ऐसे करके वो वोटिंग मिले। सो ये एक दूसरी स्ट्रैटेजी है कि तीसरे को खड़ा करो और उसके वोट ट्रांसफर उसके पास करो। और एक स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मुझे वोट कांग्रेस के लेने ही नहीं है। समझो, अगर अपक्ष के मैं लूंगा या बीएसपी के लूंगा या किसी और पार्टी के वोट मेरे तरफ लूंगा, मतलब कांग्रेस को भी लगेगा कि अरे उनके वोट है उनके पास रह गए। ये एक स्ट्रैटेजी होती है। मतलब 3 लाख 30 लाख वोट सबको हो गया, दोनों को इक्वल हो गया, अरे लेकिन इन्होंने ले लिया, उनके वोट ले लिया थर्ड पर्सन के। दिस इज ये स्ट्रैटेजी है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। सो ये 3-4 स्ट्रैटेजी पे ये लोग काम करते हैं। अभी ये इनको समझ में नहीं आता इसको क्या करें। और एक मैं स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ये फर्स्ट टाइम 2024 लोकसभा में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ने जो ये पोस्टल बैलेट होते हैं वो आखिरी में चुनने का फैसला लिया। हालांकि वो क्या होता है कि पोस्टल बैलेट पहले ये करते हिसाब करते हैं उसका, वो देखते किसको किस, और उसके बाद वो ये करते हैं बैलेट मशीन का काउंटिंग करते हैं। तो इन्होंने ये आखिरी कर दिया। अब ये आखिरी करने से क्या है, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे कोई बोल सकता है, लेकिन वहां पे समझ में आता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट 50 वोट से हार रहा है, ठीक है,
तो इनको वहां पे झोल करने को, मतलब वो कांग्रेस के वोट्स, वो पोस्टल वोट्स, वो कुछ ये करके वो बात कर सकते, मतलब उसको डिस्क्वालिफाई, उतने वोट वो रिजेक्ट करना है, और ये करना कौन है, तो वो ऑफिसर उनका ही है, ऑफिसर उनका है, केंद्र सरकार उनकी, राज्य सरकार उनका, ऑफिसर उनका ही है। ऐसा ही किस्सा आपको मिलेगा या मुंबई में, जो कीर्तिकर और वाइकर वाइकर सिर्फ 48,000 वोट से जीत के आए। हाँ हाँ हाँ, समझे आप? सो ये सब करने के ये तरीके, अलग अलग तरीके हैं। मैं दूसरी एक बात आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैं दूसरी एक बात बहुत उस पर जोर दूंगा कि 300 वोट में 5 बूथ ऐसे हैं कि जिसको उन्होंने सैंपल के तौर पे पहले करना चाहिए था उसका काउंटिंग, वो अभी करते ही नहीं, वो आखिरी में करते हैं और बोलते नहीं नहीं, यहाँ पे 10,000 का मार्जिन है, तो 5,000 मिलके क्या फर्क पड़ेगा। एक्चुअली वो सैंपल वोट है, वो पहले करने चाहिए। अगर 5 मशीन में 4 मशीन में कोई गड़बड़ी है तो उसका मतलब रिकाउंटिंग होना चाहिए, सब 295 में गड़बड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ये सब झोल का ये प्रकार है, ये सब झोल के और भी बहुत सारे झोल कर सकते हैं। और ये अपोजिशन संजय राउत क्या करेगा? आपने जो स्टेटमेंट अभी दिया था संजय राउत का, देखा, संजय राउत सिर्फ यही कहता है कि लोगों को सब पता है, लोग करेंगे जो करना है इनका। अरे तुम क्या करते हो? लोग क्या करेंगे? लोगों का क्या जरूरत है? तो आप आ गए या बीजेपी आ गए, उनको तो कोई जरूरत नहीं, वो कैसे फाइट करेंगे? फाइट तो आपको करना है, इलेक्शन कमीशन के पास बैठ के उसके घर पे जाके फाइट करना है। ये फलन फलन नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, फाइट तो आपको करना है। आप हार रहे हैं ना। बिल्कुल। वो कोई 2 लीडर्स में झगड़ा हो गया, 2 लीडर्स में कोई हरियाणा के 2 लीडर, हो क्या वो लेडी, क्या नाम, शैलेजा ना, शैलेजा कुमारी, हाँ शैलजा, हाँ हाँ वो, और एक इसमें झगड़ा ऐसे। अरे इसमें कहाँ जाते हो आप देखो ना। आप वो लोगों का, मैं तो ये ही मानता हूं कि आपने एक पिटीशन करना चाहिए और उस पे जाके धरना आंदोलन करना चाहिए। ये जिसको चाहिए वो करेगा ना, आप जिसको चाहिए वो मशीन पे करेगा, जो चाहिए वो बैलेट पे करेगा। आप दोनों रखो ना, फर्क क्या पड़ने वाला है? अब इनको ये मानना ही नहीं है कि ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। जहां तक वो हम चंडीगढ़ का एग्जांपल दे सकते हैं, वो आदमी, वो ऑफिसर, वो कैमरा नहीं होता तो उस आप हमको समझ में ही नहीं आता, वो कैमरा के पास देख के वो गड़बड़ कर रहा है, तो ये कितने अंदर तक पहुंचे। नहीं तो ये महाराष्ट्र में चुनाव, अब तो चुनाव बिल्कुल सर पे आ गए हैं। हाँ महाराष्ट्र के चुनाव में भी अगर ये हरियाणा में हो रहा है, अगर ये अन्य प्रदेशों में हो रहा है, या बीजेपी जहां चाहती है, भाई ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जहां चाहती है वो प्लानिंग के साथ वहीं करती है, तो अगर ऐसे स्ट्रेटजी के साथ वो कर रही है तो महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, मुंबई को बीजेपी छोड़ नहीं सकती है। बहुत सारे उसके पीछे तर्क दिए जाते हैं कि मुंबई बीजेपी नहीं छोड़ सकती, तो महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकती है तो महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र में कैसे रुकेगा? आप तो इलेक्शन के जो है चुनाव के रणनीतिकार हैं, चुनाव की स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी? कैसे रोक पाएंगे विपक्ष इसको? नहीं नहीं, विपक्ष तो इसको रोकेगा ही नहीं जब तक उनको कॉन्फिडेंस है कि इसको रोकना है। वो डिसाइड करेगा इसको रोकना है तो ही रोक पाएगी, वरना वो रोक नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, अभी बीजेपी क्या करेंगी, जैसे आपने बोला था ये ओबीसी इतना जाति इसमें डाला, इतना ये हो गया। अभी बीजेपी क्या करेगी कि वो लाड़की बहन योजना है हमारे यहाँ, वो थोड़ा सा उसका एडवर्टाइज वगैरह जोर से किया, तो ये सब करके वहां पे भीड़ भीड़ दिखाई टीवी पे, तो वो ऐसी एक योजना है। या दूसरी कोई फार्मर को हम फ्री में ये देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे ये 2-4 बातों पे एडवर्टाइज करने के बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से इसमें हमको लाना है, तीनों को मिलके कम से कम 160-165 सीट, मतलब शिंदे, फडणवीस और इनको, अजित पवार को अगर साथ में लड़ेंगे तो ठीक है।
हमारे यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि अजित पवार को लास्ट मोमेंट पे निकाल देंगे ये लोग। अब इन्होंने और एक क्या स्ट्रेटेजी की है कि प्रकाश आंबेडकर, फिर राजू शेट्टी और संभाजी महाराज, जो शाहू महाराज कोल्हापुर के, उनके बेटे, बड़े बेटे, ये उन्होंने एक पार्टी निकाली है स्वराज्य करके, और ये तीनों और छोटे मोटे कुछ लोग ये थर्ड अलायंस करेंगे। थर्ड अलायंस करेंगे तो जहां पे वो थर्ड अलायंस होगी वहां पे इनको पता है कि थोड़ा सा कैंडिडेट अलग है तो वहां के वोट शिफ्टिंग करेंगे, जैसे वंचित को किया था। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मतलब लोकसभा में वंचित के 2 कैंडिडेट का वीडियो वायरल हो गया, मतलब उन्होंने ही किया। इलेक्शन होने के बाद उन्होंने, वो 2 कैंडिडेट ने फॉर्च्यूनर वगैरह ऐसी गाड़ी ले ली हारने के बाद। अभी वो इतना सोशल मीडिया पे बवाल हो गया कि हारने के बाद, मतलब आदमी का 2,50,000 कुछ तो जाता है ना, तो हारने के बाद आदमी गाड़ी कैसे ले सकता है? 2-4 गाड़ी, मतलब ये क्या 2-4 हजार की गाड़ी नहीं है, फॉर्च्यूनर 10-12-15 लाख की गाड़ी है, उसके ऊपर गाड़ी 45 लाख की गाड़ी, 40-45 लाख की गाड़ी। तो ये इतनी बड़ी गाड़ी कैसे ले सकते हैं कैंडिडेट हारने के बाद? यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि फिर ये ऐसा ही खेल ये शायद ये इसमें करेंगे। अभी थर्ड अलायंस को वोट ज्यादा देंगे इसके निकाल के, ऐसा खेल करेंगे। जो आपने बताया ये करीब करीब हरियाणा रिपीट टाइप का मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ये जो है वो कोल्हापुर के महाराज, वंचित अघाड़ी, राजू शेट्टी, ये सब मिलकर के एक फ्रंट हो जाएगा। एक फ्रंट और आपने अभी इशारा किया था कि चुनाव से पहले अजित पवार को अलग करेंगे, लेकिन अजित पवार को जो मैं इसमें एनालिसिस में इस मुद्दे पर लगातार निगाह रखा हूं, मुझे लग रहा है कि अजित पवार को अलग करेंगे लेकिन आपस में झगड़ा नहीं होगा, आपस में लेन देन करके अलग करेंगे कि तुम अलग चुनाव लड़ो, खर्चा सारा मेरा है, हम पैसे देंगे, तुम चुनाव अलग लड़ो। जैसा मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे हरियाणा में दुष्यंत चौटाला 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे और भाजपा से खूब अच्छी दोस्ती रही, खूब छनी। आखिर के समय में, बिल्कुल प्लान्ड वे में, आखिर के समय में दुष्यंत चौटाला अलग हुए, अलग से चुनाव लड़े, और कोशिश यही थी कि जैसे वहां पर भी 2 फ्रंट्स जो है तैयार किए थे बीजेपी ने, एक दुष्यंत चौटाला और उनके साथ दलित वोटों को काटने के लिए चंद्रशेखर रावण, और दूसरा फ्रंट था इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, और उसके साथ मायावती को लगाया। ऐसे ही क्या जो आपने कहा कि अजीत पवार अलग हो सकते हैं, ये क्या स्क्रिप्टेड होगा? मुझे डाउट है कि स्क्रिप्टेड होगा। अजीत पवार अंदर से भाजपा के साथ होंगे, बाहर से अलग होंगे, उनके चुनाव लड़ने का पूरा खर्च, पूरी व्यवस्था भाजपा करेगी, और उनको इसलिए मैदान में उतारा जाएगा कि वो भाजपा को गाली दे करके विपक्षी वोटों में सेंधमारी करें, उसका बंटवारा करें। क्या यही प्लान है अजीत पवार का? नहीं, देखो कैसे है, अभी महाविकास आघाड़ी में सीट या महाविकास ये युति में, दोनों महायुति में दोनों भी सीट का बंटवारा अभी तक ठीक से हुआ नहीं है, वो चालू है प्रोसेस। अभी वो प्रोसेस में कुछ सीट ऐसे हैं कि जहां पे अजित पवार के सीट को धोखा है या बीजेपी के सीट को धोखा है। अभी आपको पता होगा तो महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने में इनकमिंग शुरू है, बीजेपी और अजित पवार के लोग इसमें आ रहे हैं, शरद पवार के गुट में, मतलब बहुत सारे। अभी वो प्रोसेस में ये है, तो 1 नंबर का अभी शरद पवार है आज के तारीख में। अगर इलेक्शन हो गया तो 1 नंबर वोट शरद पवार को मिलेंगे, इतने इनकमिंग जोर में चालू है। ठीक है, यहाँ पे हो विदर्भ में थोड़ा कम है लेकिन चालू है। अजित पवार के सीट के लिए, अजित पवार के लिए अभी क्या है कि अजित पवार का वो इंटरनल आप कहते हो वैसा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अजित पवार फडणवीस को नहीं चाहिए। आप समझो आप, अजित पवार अभी 105 है, सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के है, तो सीएम कौन बनेगा? शिंदे को सीट मिलेगी, सपोज 40, शिंदे के 40 सीट आ गया, तो 40 सीट आने के बाद शिंदे नेक्स्ट टाइम तो सीएम नहीं बनेगा,
हम्म, हम्म, शिंदे को बोल दिया जाएगा तेरे को सीएम किया 2-2.5 साल वही बहुत है, और शिंदे को इंटरेस्ट भी नहीं, कितना भी दिखा दे कि हम भारी है, हमको सीएम चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो नहीं हो सकता है और वो ये हो जाएगा। तो अभी बचा कौन, अजित पवार और ये फडणवीस। तो फडणवीस को अजित पवार नहीं चाहिए, उनका यूज एंड थ्रो हो गया। वो कब का वो सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए चाहिए थे, वो आ गया, वो ये हो गया। लोकसभा इलेक्शन में अजित पवार के वोट्स बीजेपी के पास नहीं जा रहे, बीजेपी के वोट्स अजित पवार के पास नहीं जा रहे, क्योंकि वो लोग तो वो सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे ना, दुश्मन मतलब यही पॉलिटिकल। यही मेरा कहना है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो अजीत पवार अगर दूर रहेंगे, अजीत पवार अगर बाहर, भीतर से ही ये अमित शाह की प्लानिंग हुई अगर होती है कि बाहर रहो और बाहर रह करके महाविकास अघाड़ी को डेंट करो, क्योंकि आपके वोट तो हमको आने नहीं है, तो अलग लड़ो, कम से कम आप जीतो ना जीतो मुझे जीतने में मदद करो, और आप मुझे जीतने में मदद करोगे उसका इनाम हम आपको दे देंगे बाद में। कुछ भी इनाम भाजपा के पास देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन एक आखिरी सवाल, 288 में कितनी सीटों पर बीजेपी का जो पैटर्न है, कितनी सीटों पर आपको लगता है कि यहाँ पर खेला, मशीन का खेला कर सकते हैं, कितनी सीटें टारगेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा इमीडिएट कहना मुश्किल होगा, लेकिन वो 50 सीट तो उनको चाहिए आज के तारीख में। क्योंकि कैसा है, आज के मैं उल्टा ये करता हूँ, बीजेपी के पास 105 सीट अभी है और 10 इंडिपेंडेंट, मतलब 115 सीट अभी बीजेपी के पास है, इनके पास 40 है, इनके पास 40 है, ठीक है। अभी ये एक बीजेपी का 105 सीट में से 55 सीट ऐसे है, मतलब 14 और 19 का अगर आपने देखा, रिजल्ट का एनालिसिस किया, तो 55 सीट पे बीजेपी आज ये हार रही। ये बीजेपी आज 105 में से 50, मैं लास्ट टाइम बोला था 50 सीट पे बीजेपी अच्छा स्ट्रांगली वो आगे है, क्योंकि ये उद्धव ठाकरे, ये तीनों एक साथ हो गए ना, तो उसके लिए उद्धव ठाकरे फैक्टर लास्ट टाइम बीजेपी के साथ था, अभी ये इनके पास है, तो वो 50 सीट हार रही है। फिर ये जो है एकनाथ शिंदे के सीट है, वो 15-20 सीट पे वो भी हार सकती है, ठीक है। और जो अजित पवार की सीट है वो भी हार सकती है, 10 सीट 12 सीट हार सकती है। अभी इसमें से ऐसा है कि कौन वहां पे लेटेस्ट क्या स्थिति है, लेटेस्ट क्या ये है सिचुएशन, और कौन कम मार्जिन से हार सकता है, कौन ज्यादा मार्जिन से हार सकता है। जो कम मार्जिन से हार सकता है वहां पे चोला करेंगे, वहां पे चोल कर सकते, ज्यादा मार्जिन से कुल मिला के 50 सीटें टारगेट करना मजबूरी है, ये 50 सीटों पर टारगेट, हाँ मजबूरी है। चलिए पाटिल साहब, महाराष्ट्र, हाँ जी बोलिए। आज की तारीख में वो लोग 50 बीजेपी, 20 शिंदे, 20 अजित पवार, 90 मैक्सिमम 100 के ऊपर आज जा ही नहीं सकते तीनों मिलके। जो अभी तीनों मिलके 180, अभी 180 195 तक वो है अपक्ष पकड़ के, लेकिन अगर आज के तारीख में इलेक्शन हो गया तो वो 100 के ऊपर जा नहीं सकते तीनों मिलके। यानी वही 90 से 100 के बीच में है, तो 90 से 100 के बीच में होंगे तो उनको 50 की जरूरत पड़ेगी, 50 पे ये खेल हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर अब आपका वक्त हम लेते रहेंगे बीच बीच में, और आप भी थोड़ा जमीन पर क्या है, थोड़ा उसके लेटेस्ट अपडेट, और भीतर खाने क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या गुणागणित हो रही है, उस पर आप भी निगाह रखिए ताकि वो अपडेट हम तक आ सके। फिलहाल धन्यवाद पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।